वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजीव बंसल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज नौहर, आप सभी बीकॉम पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एमजीएसयू यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की वजह से बीच में कुछ समय तक आपकी क्लास नहीं हो पाई। इससे पहले एग्ज़ाम से पहले बीकॉम पार्ट थर्ड में एबीएसटी फर्स्ट कॉरपोरेट अकाउंटिंग में मैं आपको 5 चैप्टर करवा चुका हूँ, जिसमें यूनिट 5th का डबल अकाउंट सिस्टम, यूनिट 5th का ही कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यूनिट 1st का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज और यूनिट 2nd के 2 टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो ये 5 चैप्टर अपने हो चुके हैं। इसी क्रम में आज अपन कॉरपोरेट अकाउंटिंग में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा ई लेक्चर रहेगा वो यूनिट 4th का चैप्टर अकाउंट्स ऑफ कंपनीज इन लिक्विडेशन, यानी समापन की स्थिति में कंपनियों के खाते। इट मीन्स आपने पहले बीकॉम पार्ट फर्स्ट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंपनी अकाउंट पढ़े हुए हैं, इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो ये जो बीकॉम पार्ट थर्ड में है कॉरपोरेट अकाउंटिंग, ये टोटल कंपनी अकाउंट्स है। आपने वहाँ पढ़ा जिस प्रकार से कंपनियों की स्थापना या शुरुआत भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार होती है, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, उसी प्रकार से इन कंपनियों का समापन या जो लिक्विडेशन है वो भी अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंगली होता है। जब कोई कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, समापन में जाती है, क्योंकि समापन कई प्रकार से होता है। कई बार कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर हो जाती है, वो बहुत कई तरफ से कर्जदार हो जाती है, तो उस स्थिति में कई बार जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं उनके द्वारा भी लिक्विडेशन की कार्रवाई की जाती है, या जो शेयर होल्डर्स हैं उनके द्वारा वॉलेंटरली लिक्विडेशन भी किया जाता है, या कई बार कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा भी कंपनियों का लिक्विडेशन या समापन होता है। हमें इस टॉपिक में पढ़ना ये है कि जब कोई कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो उस केस में कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं, कौन कौन से खाते बनाने हैं। तो सबसे पहला काम, जब कोई कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी तो सबसे पहले एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा जो कि लिक्विडेशन के काम को पूरा करेगा। तो लिक्विडेशन की कार्रवाई हेतु सबसे पहले समापक, निस्तारक या लिक्विडेटर की नियुक्ति की जाएगी। यही अब कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी होगा, हाईएस्ट अथॉरिटी होगी। इसके द्वारा कुछ फॉर्मेट या कुछ प्रपत्र या कुछ अकाउंट्स या कुछ स्टेटमेंट बनाए जाएंगे। कौन कौन से, जिसमें आप देख रहे हो स्क्रीन पे पहला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्थिति विवरण, यानी कंपनी की जो लिक्विडेशन की डेट है उस दिन कंपनी की क्या स्थिति थी उसका एक विवरण पत्र बनाया जाएगा, उसे अपन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के नाम से पुकारेंगे। दूसरा है डेफिशिएंसी और सरप्लस अकाउंट। इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के द्वारा डेफिशिएंसी या सरप्लस का पता लगेगा, फिर उसका अकाउंट बनाया जाएगा कि जो भी डेफिशिएंसी आ रही है या जो सरप्लस है उसके क्या रीजन है, क्या कारण है। और तीसरा है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसके बाद एक प्रकार से ये लिक्विडेटर का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाएगा
कि किस किस प्रकार से पैसा उसके पास आया और उसने कहाँ कहाँ इसको पे किया। तो कुल मिला के इस चैप्टर में, फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है, ये 3 स्टेटमेंट अपने को अच्छे से पढ़ने हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आज अपन इसको करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इसका फॉर्मेट है पर्टिकुलर अमाउंट, ऊपर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन, डेट आएगी जो लिक्विडेशन की डेट है जिस दिन हम ये बनाने जा रहे हैं। अब सबसे पहले मैंने लिखा है पर्टिकुलर में, असेट्स नोट स्पेसिफिकली प्लेस्ड एज पर लिस्ट ए। इसमें ए से लेकर एच तक 8 लिस्टें बनानी हैं। सबसे पहली जो लिस्ट है, संपत्तियां जो गिरवी नहीं हैं, वो लिस्ट ए में आएंगी, असेट्स नोट स्पेसिफिकली प्लेस्ड एज पर लिस्ट ए। इसमें मैंने देखो पहले असेट्स का नाम आएगा, फिर बुक वैल्यू आएगी इनर कॉलम में, और आउटर कॉलम में एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। यानी कंपनी जब समापन में जाती है, लिक्विडेशन में जाती है, तो उसके पास कौन कौन सी असेट्स हैं उनके नाम लिखने हैं, उनकी बुक वैल्यू इनर कॉलम में लिखनी है, और बाहर उसका अनुमानित वसूली मूल्य एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। जैसे बहुत सारी असेट्स होती हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, कैश, बैंक, सभी असेट्स। लेकिन वो असेट्स जो गिरवी नहीं है, बंधक नहीं है, वही लिस्ट ए में आएंगी। क्योंकि असेट्स के लिए 2 लिस्टें हैं। दूसरी लिस्ट है असेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड एज पर लिस्ट बी। तो असेट्स के 2 पार्ट करने हैं। एक तो असेट्स वो जो प्लेज नहीं है, दूसरा असेट्स वो जो प्लेज है, गिरवी रखी हुई हैं। तो जो प्लेज नहीं है वो लिस्ट ए में आ जाएंगी, जो प्लेज्ड हैं वो लिस्ट बी में आएंगी। अब इसमें भी मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है 5 कॉलम का। असेट्स का नाम आएगा जो असेट्स प्लेज है, फिर उसका रियलाइजेबल वैल्यू ए कॉलम में, बी कॉलम में क्रेडिटर्स, सी में डेफिशिएंसी और डी में सरप्लस। यानी एक प्रकार से ये असेट्स जो प्लेज्ड हैं उसके अलावा फुल्ली सिक्योर्ड और पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की लिस्ट भी है ये। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है, मान लीजिए लैंड बिल्डिंग, सपोज इसका रियलाइजेबल वैल्यू 5,000 रुपये है, और ये जिनके पास प्लेज्ड है उन्होंने 2,000 रुपया कंपनी से लेना है। तो ये इसका मतलब फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, फुल्ली सिक्योर्ड, पूर्णतः सुरक्षित। तो एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू 5,000, क्रेडिटर्स जिनके पास ये लैंड बिल्डिंग प्लेज है 2,000 रुपये, तो सरप्लस आ गया जो डी कॉलम में चला जाएगा 3,000 रुपये। ऐसे मैंने एग्जांपल लिया प्लांट मशीनरी, मान लीजिए ये 1,000 रुपये इसका रियलाइजेबल वैल्यू है, इसके अगेंस्ट जो क्रेडिटर हैं वो 2,02,000 रुपये के हैं, तो 1,000 रुपये डेफिशिएंसी आ गई, ये लिस्ट सी में। ये पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर है क्योंकि लेना 2,000 है, जबकि इनके पास जो असेट्स प्लेज है वो 1,000 रुपये की है। अब आपको इनके टोटल करने हैं। यदि डेफिशिएंसी है तो मैंने एरो लगा रखा है नीचे, ट्रांसफर टू लिस्ट ए। डेफिशिएंसी है तो ट्रांसफर टू लिस्ट ए, और सरप्लस है तो ट्रांसफर टू लास्ट कॉलम, यानी बाहर वाले कॉलम में आ जाएगा। अन्य जो पहले आपने लिस्ट ए की असेट्स है उनकी वैल्यू तो आउटर कॉलम में है ही, रियलाइजेबल वैल्यू, और ये जो सरप्लस है ये भी आउटर कॉलम में आ जाएगा। तो ये लिस्ट बी है, असेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड एज पर लिस्ट बी। इसमें 5 कॉलम थे, असेट्स का नाम, उस असेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू, उसके अगेंस्ट क्रेडिटर्स कितने हैं, क्या डेफिशिएंसी है या सरप्लस है। डेफिशिएंसी है तो लिस्ट ई में चली जाएगी, सरप्लस है तो लास्ट कॉलम यानी आउटर कॉलम में आ जाएगा। अब हम इसका टोटल लगाएंगे, यानी कुल मिला के हमारी जो एस्टिमेटेड असेट्स हैं वो इतनी हैं। टोटल असेट्स अवेलेबल आ जाएगा, ये टोटल असेट्स अवेलेबल।
इसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। अब हमारे लेनदारों का नंबर है, तो सबसे पहले मैंने लिखा है पूर्वाधिकारी लेनदार, इसको अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे हम। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी, तो इसको हम इसमें से लेस करेंगे जितने भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं, और अब आएगा सरप्लस एज रिगार्ड लिस्ट, सरप्लस एज रिगार्ड लिस्ट सी, यानी लिस्ट सी के बाद हमारे पास कितना सरप्लस बचा। कुल जो असेट्स थी अवेलेबल थी, उसमें से पूर्वाधिकारी लेनदारों का भुगतान मान लीजिए हम कर दें, तो फिर कितना सरप्लस बचे। कर नहीं रहे हैं, अभी खाली एस्टिमेशन कर रही हैं। फिर जितने भी परसेंट 6%, 8% डिवेंचर्स या डिवेंचर होल्डर्स एंड कोई और भी क्रेडिटर हो सकते हैं, हैविंग फ्लोटिंग चार्ज ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी एज पर लिस्ट डी, यानी इसके बाद डिवेंचर होल्डर्स को तो फ्लोटिंग चार्ज होता ही है कंपनी की सभी संपत्तियों पर, या इसके अलावा कई बार बैंक ओवरड्राफ्ट या किसी और चीज़ की बात करेगा। तो यदि इस लिस्ट में वो आएंगे लिस्ट डी में जिनको कंपनी की सभी एसेट्स पर फ्लोटिंग चार्ज है, चल प्रभार है, तो डिवेंचर्स तो आने ही आने हैं। इसके अलावा कोई और लेनदार हैं, बैंक ओडी या कोई और बैंक लोन वगैरह, वो इस लिस्ट डी में आएगा। तो अब जो सरप्लस एज रिगार्ड लिस्ट सी था, उसमें से ये एक या दो आइटम जो भी हैं लिस्ट डी की, इनका टोटल आउटर में लगा के इसको लेस करेंगे, तो अब आएगा सरप्लस या डेफिशिएंसी एज रिगार्ड लिस्ट डी। क्या अभी भी सरप्लस होने की संभावना है या डेफिशिएंसी में चले गई, तो लिस्ट डी के बाद की जो सरप्लस या डेफिशिएंसी है वो आ जाएगी। इसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ई, तो पहले प्रेफरेंशियल फिर फ्लोटिंग चार्ज डी वाले, और अब ई जो असुरक्षित लेनदार हैं, इनके अलावा जो भी, क्योंकि फुल्ली और पार्टली सिक्योर्ड पहले ही ऊपर लिस्ट बी में चले गए थे, इनके पास कोई असेट्स प्लेज है, और सी में प्रेफरेंशियल, डी में फ्लोटिंग चार्ज, और जो बच गए सारे वन सिक्योर्ड हैं वो सब लिस्ट ई में आएंगे। उनकी इनर कॉलम में नाम लिखेंगे, आइटम लिखेंगे, आउटर में टोटल लगा देंगे। फिर जो हमारे पास सरप्लस था या डेफिशिएंसी थी एज रिगार्ड लिस्ट डी, उसमें से इसको लेस करेंगे, तो फिर देखेंगे कि क्या सरप्लस है या डेफिशिएंसी। तो जनरली यहाँ डेफिशिएंसी आ जाती है, तो डेफिशिएंसी एज रिगार्ड लिस्ट ई, तो लिस्ट ई के बाद जो डेफिशिएंसी है यहाँ वो आ जाएगी। इसके बाद प्रेफरेंशियल कैपिटल या प्रेफरेंशियल होल्डर एज पर लिस्ट एफ, और देन इक्विटी शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर होल्डर एज पर लिस्ट जी। तो जो हमारी डेफिशिएंसी थी लिस्ट ए की बाद, ई के बाद, उसमें से अभी पूर्वाधिकारी अंशधारियों और समतांशधारियों, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों का पेमेंट बाकी है लिस्ट एफ और जी का, इनको भी इसमें से लेस करेंगे। तो अब आएगा फाइनली डेफिशिएंसी या सरप्लस एज रिगार्ड या एज पर लिस्ट एच। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा कि क्या जो हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया उससे क्या हमारा एस्टिमेशन है, क्या कंपनी अभी सरप्लस की स्थिति में है या डेफिशिएंसी है, तो कितनी है, कितनी आएगी। अब हमने लिस्ट सी की बात की थी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, उसका डिटेल इस पेज पे आप देख रहे हो। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी, तो लिस्ट सी में कौन कौन से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आएंगे। सबसे पहला है गवर्नमेंट ड्यूज, तो जितने भी सरकारी जो ड्यूज हैं जैसे रेंट, रेट, टैक्स, बिल्स, ड्यूटीज एटसेट्रा रिलेटेड टू लास्ट 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन, यानी कि यदि कोई गवर्नमेंट ड्यूज हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, वाटर सप्लाई हो, जो भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट, जिनका भी पैसा हमने रेंट, रेट, टैक्स वगैरह, सेल टैक्स डिपार्टमेंट हो, इनकम टैक्स हो, जो भी इनका जो पैसा है ये सबसे पहले इनका भुगतान किया जाता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माने जाते हैं।
चाहे वो ड्यू हो या असेस हो चुका हो, लेकिन शर्त ये है कि ये लिक्विडेशन की डेट के पिछले 12 महीने से संबंधित होने चाहिए, उससे पहले का है तो इसमें नहीं आएगा। देन सेकंड पॉइंट, वेजेज एंड सैलरीज ऑफ लेबरर्स एंड एम्प्लॉयज। तो जो भी हमारे मजदूर हैं या जो हमारे कर्मचारी हैं, उनकी मजदूरी और उनका वेतन, इसमें भी एक कंडीशन है कि रिलेटेड टू लास्ट 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन, ये भी पिछले 12 महीने से संबंधित होने चाहिए। और 4 मंथ सैलरी और 20,000 पर मैन विच एवरेज लेस। तो 4 महीने की पेमेंट या 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति जो भी कम हो वो प्रेफरेंशियल में आएगा, उससे ज़्यादा पैसा है तो फिर वन सिक्योर्ड में चला जाएगा। थर्ड पॉइंट, कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, मैक्सिमम लिमिट 1,000 पर मैन। तो यदि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार किसी श्रमिक की क्षतिपूर्ति का पैसा देना हो तो वो भी प्रेफरेंशियल में आता है, लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि इसकी अधिकतम सीमा 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति है, इससे ज़्यादा पैसा है तो अनसिक्योर्ड में चला जाएगा। फोर्थ, टोटल accrued payments of an employee or worker after his death or termination। यदि किसी कर्मचारी या मजदूर की मृत्यु हो जाती है या उसे सेवा से टर्मिनेट कर दिया जाता है सर्विस से, तो उसका जो जितना भी बकाया भुगतान है तो वो भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माना जाता है, उसका भुगतान भी, उसका पेमेंट भी पहले करना है। फिर है फिफ्थ, इफ एनी लोन टेकन फॉर द पेमेंट ऑफ अबव पॉइंट 234, ये जो ऊपर मैंने 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पॉइंट यानी वेजेस, सैलरी, कंपनसेशन या टोटल एक्रूड पेमेंट, इनका भुगतान करने के लिए यदि कोई लोन भी लिया गया है, इफ एनी लोन टेकन फॉर द पेमेंट ऑफ अबव, तो ये भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में ही आएगा। देन लास्ट 6th पॉइंट, प्रोविडेंट फंड या ग्रेचुटी है, पेंशन है, स्टेट इंश्योरेंस है ऑफ एन एम्प्लॉय और वर्कर, यदि किसी भी एम्प्लॉय या वर्कर का पीएफ का पैसा, पेंशन का, ग्रेचुटी का या स्टेट इंश्योरेंस का पैसा है बकाया, तो वो भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मानते हुए उसको भी लिस्ट सी में लिया जाएगा। तो ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन कौन से होते हैं, इसको आप रिपीट कीजिएगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का फॉर्मेट आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये हमारा जो अकाउंट्स ऑफ कंपनीज इन लिक्विडेशन, कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करने हैं, उसमें 3 मैंने फॉर्मेट बताए। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्थिति विवरण, डेफिशिएंसी और सरप्लस अकाउंट, जो लिस्ट एच के अकॉर्डिंगली आपने निकाला उसका डिटेल, और थर्ड लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो पहला फॉर्मेट मैंने बताया आपको आज, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो इस फॉर्मेट को अच्छे से पढ़िएगा और किस प्रकार से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन से होते हैं इसको आप अच्छे से रिपीट कीजिएगा। बाकी हम कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।